हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद रोज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किया था और उसका पार्ट 1 आपके साथ शेयर किया था। आज मैं उसी टॉपिक का पार्ट 2 आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है ये जो टॉपिक है वो CTET, HP कमीशन और HP टैट मतलब हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आपको पता है हम पढ़ रहे थे राष्ट्रवादी आंदोलन। आपको पता है जी, राष्ट्रवादी आंदोलन है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पे? हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो बस इन्हीं में से पूछे जाते हैं कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था और कौन से ईयर में कौन सी घटना हुई थी। तो हम दूसरा चरण पढ़ रहे थे, वहां पे हमने महात्मा गांधी जी की वापसी पढ़ ली थी जो हुई थी 1915 में। आपको पता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे और 9 जनवरी वाले दिन को ही हम प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन सा? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा आंदोलन जो है वो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। और कौन से ईयर में हुआ था? ये 1917 में हुआ था। ये है नील के किसानों की समस्या समाधान के लिए ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? ये नील किसानों की समस्या समाधान के लिए ये आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद जो मिल हड़ताल थी वो 1918 में हुई थी और ये भी आपको पता है ये वहां के मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा ये 1918 में हुई थी। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में ही ये हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। और ये पहला असहयोग आंदोलन था। ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था चंपारण, और ये जो खेड़ा सत्याग्रह है ये पहला असहयोग आंदोलन था। ये उसके बाद रॉलेट एक्ट की शुरुआत होती है। रॉलेट एक्ट आपको पता है 1919 में आया था। आपको पता है ये जो रॉलेट एक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रॉलेट एक्ट जो है वो क्या है या कब पास हुआ था। और जो रॉलेट एक्ट है इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा न अपील, न वकील, न दलील वाला कानून जो है वो पास कर दिया गया था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना किसी मतलब सजा के या बिना किसी अपराध के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ये रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहते हैं। किसको कहते हैं? रॉलेट एक्ट जो है उसको हम काला कानून का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जब बैसाखी का दिन था तो वहां पर एक अमृतसर में जगह थी, वहां पर एक सभा आयोजित की गई थी और वहां पर जनरल डायर ने गोलीबारी का, बिना किसी आदेश के या बिना किसी सूचना के, जनरल डायर जो थे उन्होंने गोलीबारी का आदेश दे दिया था। और वहां पर हजारों के हिसाब से, मतलब हजारों के हिसाब से वहां पर लोगों की जानें चली गई थी, क्योंकि वहां पर जो एंट्री का और एग्जिट का रास्ता था वो एक ही था और वहां पर बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए थे। ये जो हत्याकांड है इसको हम अमृतसर हत्याकांड का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट है इसी आंदोलन में, अब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसके विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनको नाइटहुड की जो उपाधि प्रदान की गई थी, इन्होंने उसे त्याग दिया था। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हमारे इतने सारे लोग मार दिए गए हैं तो इस उपाधि का मैं क्या करूंगा। नाइटहुड नाम की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास थी, तो उन्होंने इस उपाधि को मतलब छोड़ दिया था। नेक्स्ट है जांच के लिए, अब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसकी जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया गया था। कौन सा आयोग जो है? हंटर आयोग जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आयोजित किया गया था। अब हम पढ़ेंगे, अब हमने जो प्रथम चरण था वो पढ़ लिया था, अब हमने द्वितीय चरण भी समाप्त कर दिया है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन के तृतीय चरण की, जो शुरू होता है 1919 से लेके 1947 में। और ये जो टाइम पीरियड है ना 1919 से लेके 1947 तक का,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो घटनाएं या हमारे देश को आजाद करने के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं वो इसी टाइम पीरियड में हुए हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन का जो तृतीय चरण था, बस इसी में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। तो हम शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन से। ये 1919 से लेके 1924 तक ये खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। ये मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बता रही हूं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस मैं केवल उन्हीं ही आपको बता रही हूं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था। 1920 में गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था 1920 में। 1922 में चौरा चौरी घटना के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। 1922 में जब चौरा चौरी की घटना हुई थी, उसके बाद गांधी जी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है काकोरी कांड। काकोरी कांड जो है ये भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था। ये हुआ था 1925 में। साइमन कमीशन। अब ये जो साइमन कमीशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। साइमन कमीशन जो है वो 1927 में भारत आया था। एक जो मतलब संस्थापना है या एक गठन किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, जिसमें सभी अंग्रेज अधिकारी थे। किसी भी भारतीय अधिकारी को शामिल नहीं किया गया था। इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसमें सभी अंग्रेज अधिकारी ही थे। मतलब जब ये साइमन कमीशन भारत आया तो इसमें सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन का नाम भी दिया गया है। अब 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आ गया तो उस 1928 में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और काले झंडों से, जगह जगह पर काले झंडों से उसका विरोध का प्रदर्शन किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन वापस जाओ के नारे हर जगह पर लगाए गए और प्रदर्शन किया गया कि साइमन जो कमीशन है उसको रद्द किया जाए। नेक्स्ट है, अब इसी में साइमन कमीशन के दौरान ही जो हमारे पंजाब केसरी की उपाधि वाले हमारे लाला लाजपत राय थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया था और इतनी लाठियां बरसाई गई कि उनकी वहीं पर ही मृत्यु हो गई थी। लाठी चार्ज के दौरान ही साइमन कमीशन का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें लाठी चार्ज के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आती हैं क्रांतिकारी गतिविधियां। उसके बाद बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो देश में होना शुरू हो गई थी। तो 1929 में जो दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल है उसमें बम फेंका गया था। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधानमंडल में जो बम फेंका गया था और किसके द्वारा फेंका गया था। 1929 में केंद्रीय मतलब दिल्ली के विधानमंडल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा एक बम फेंका गया था। उसके बाद भगत सिंह द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी यहीं पर लगाया गया था। ये जो विधानमंडल था दिल्ली का केंद्रीय विधानमंडल, वहीं पर ही पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह थे उनको और सुखदेव जी और राजगुरु, ये तीन थे, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। उसके आगे की अगर हम बात करें तो उसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट, इसकी जो नेहरू रिपोर्ट थी ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये की गई थी मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। उनके द्वारा नेहरू रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई थी। उसके बाद ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये था क्या? ये संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने का प्रथम प्रयास था। मतलब यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जो थी ये संवैधानिक जो ढांचा, जो हमारा संविधान बनना था उसके लिए जो उसका मसौदा तैयार करने का पहला प्रयास माना जा सकता है। जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में आई थी। उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ। ये जो लाहौर अधिवेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन है इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में आया था। ये कहां पर? रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय, जब आधी रात हो रही थी उस टाइम पर तिरंगा झंडा फहराया गया था और
ये जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय तिरंगा झंडा जो है वो फहराया गया था और ये इसमें पूर्ण स्वराज का या पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया था कि हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ये हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च आए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में और दांडी मार्च भी 1930 में ही हुआ था। ये था जो ये दांडी मार्च है उसमें 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक लगभग 400 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की गई थी और इसे नमक कानून भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो दांडी यात्रा हुई थी ये नमक बनाने के लिए ही हुई थी। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है वो 1932 में पास हुआ था। ये है ये क्या था पूना पैक्ट जो है वो क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता माना जा सकता है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये जो भारत सरकार अधिनियम है ये 1935 में हुआ था। ये है पंडित नेहरू ने इसे, ये जो पंडित मतलब सभी भारतीयों के द्वारा इसे अस्वीकार किया गया था क्योंकि इसे पंडित नेहरू ने दास्ता का अधिनियम कहा है। और सी राजगोपालचारी, आपको पता है सी राजगोपालचारी कौन थे? सी राजगोपालचारी जो थे वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। ये जो सी राजगोपालचारी है इन्होंने इसे द्वैध शासन से भी बुरा बताया। किसे बताया? भारत सरकार अधिनियम को जो 1935 में पास हुआ था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये था 1942 में जो क्रिप्स मिशन है वो हुआ था। इसके गांधी जी ने इसके प्रस्तावों को, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने इसी आंदोलन में जो ये जो असही भारत छोड़ो आंदोलन है उसके उसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई, कि अब तो या तो करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कौन से आंदोलन में? क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में ये पूछ लिया जा सकता है कि कौन से आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा ये जो करो या मरो का नारा वो है जो है वो दिया गया था। ये दिया गया था गांधी जी के द्वारा और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज। ये जो आजाद हिंद फौज है ये 1943 में या 1941 में भी इसका निर्माण हो गया था, लेकिन इसका श्रेय जो है सबसे ज्यादा सुभाष चंद्र बोस को ही जाता है जिन्होंने 1943 में इसकी शुरुआत की थी। और ये जो क्रांतिकारी आंदोलन या राष्ट्रवादी आंदोलन जो हो रहे थे इनमें एक नई जान डाल दी थी ये जो आजाद हिंद फौज की स्थापना होके, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में इसका स्थापना जो है वो की गई थी और इन्होंने इसमें ये नारा दिया था, मतलब कि एक जोश भरने वाले जो नारे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए थे, क्योंकि इनका नारा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा है। और एक और इनका नारा है दिल्ली चलो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसका है, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी का ही है। और 1944 में, अब ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? तो ये पुकारा था 1940 में रेडियो प्रसारण, जो रेडियो का प्रसारण हो रहा था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ये जो प्रसारण था उसके दौरान, रेडियो प्रसारण के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शिमला सम्मेलन या वेवल योजना जो है वो 1945 में प्रस्तुत की गई थी। इस योजना का जो नेतृत्व है वो लॉर्ड वेवल के द्वारा एक योजना जो है वो प्रस्तुत की गई थी और इसमें कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे? तो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। ये जो योजना है ये कैबिनेट मिशन वाली 1946 में प्रस्तुत की गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन आपने याद रखना है 1946 में, और इस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था।
आपको पता है संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत किया गया था इसमें। और ये जो कैबिनेट मिशन वाली योजना है इसमें पृथक पाकिस्तान बनाने की जो मांग की जा रही थी उसको अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार। अब अंतरिम सरकार की घोषणा 1942 में कर दी गई थी और संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको पता है 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और ये जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये वो जो थे वो टेम्परेरी या अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। आपको उसके बाद जो दूसरी संविधान की सभा हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। उसके बाद आई माउंटबेटन योजना। ये जो माउंटबेटन योजना है ये 3 जून 1947 को आई थी। ये जो माउंटबेटन थे ये भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये जो माउंटबेटन है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने, ये जो माउंटबेटन थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 वाला दिन जो है वो भारत को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया था। नेक्स्ट है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है ये पारित हुआ था 1947 को। अब ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश जो संसद थी उसमें 18 जुलाई 1947 को ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो पारित कर दिया गया था। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो अस्तित्व में आया था। आपको पता है ये जो पाकिस्तान है ये पहले भारत का ही हिस्सा था। उसके बाद जब ये आजाद हुए थे तो मुसलमानों की मांग के चलते जो पाकिस्तान है इसको अलग कर दिया गया था और भारत जो है वो अलग अस्तित्व में आया था। इनका जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है और भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं।